हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश्वर दुबे सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। केमिस्ट्री की इस ऑनलाइन क्लास में क्लास 12 का जो है फर्स्ट लेसन क्लियर हो चुका है, सॉलिड स्टेट। ठीक है, आज मैं आप लोगों को सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। ये नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है और इससे टोटल 7 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं इस चैप्टर को क्लियर करके, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके। आपके एग्जामिनेशन में ऑन एन एवरेज 7 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। क्लियर है? तो ये सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। क्लियर है? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है सॉल्यूशन, आप लोग इसके पुरानी अपने 9th 10th 11th में पढ़ चुके होंगे। सॉल्यूशन में मिक्सचर आप लोग पढ़ चुके होंगे। मिक्सचर में आप लोगों ने यह भी पढ़ा होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। क्लियर है? ये तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा मिक्सचर के बारे में। 9th से ही पढ़ाया गया होगा आप लोगों को कि होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो यहां पे जो सॉल्यूशन चैप्टर है ये टोटल रिलेटेड है होमोजीनियस, क्योंकि जब हम अब यहाँ सॉल्यूशन की बात करेंगे और जो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन में पढ़ेंगे हम लोग, जनरली क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर अप टू और मोर कंपोनेंट्स इज नोन एज सॉल्यूशन। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर जो समांगी मिश्रण है वही हमारा सॉल्यूशन है। बस अब हमें जो यहाँ पे पढ़ना है क्या है कि हम लिक्विड सॉल्यूशन बनाएंगे और लिक्विड सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, इस चैप्टर में फिर उसमें जो मिक्स कर रहे हैं जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, हम इस इंटरमीडिएट के सिलेबस में हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन होता है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट हो, टर्नरी 3, ऐसे करके 4 5 आप अलग अलग कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज करके कैसा भी सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो यहां हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या होगा? उसमें सिर्फ कंपोनेंट 2 होंगे, एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। क्लियर है? तो अब हम जब बात कर रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर का, तो यहाँ लिक्विड स्टेट में हम जब विलयन को फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, तो उस कंडीशन में हम इसके कंसंट्रेशन के बारे में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके नंबर्स घटने या बढ़ने से उसके विलयन के कंसंट्रेशन पे या विलयन की प्रॉपर्टी पे, केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल चैप्टर जो है आपका एक तरह से यूं कहें तो सॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट है और दूसरा पार्ट है इसका सॉल्वेंट। क्लियर है? तो क्योंकि जो सॉल्वेंट होता है वो अगर हम जनरली देखें तो ये सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, उसी को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। जब हम बाइनरी सॉल्यूशन बनाएंगे, बाइनरी सॉल्यूशन में अगर हम बनाते हैं तो उस कंडीशन में जो सबसे ज्यादा मात्रा में होगा, जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी, वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट होगा। जो कम मात्रा में होगा वो हमारा क्या होगा? सॉल्यूट होगा। और दूसरी चीज कि ये जो सॉल्वेंट का जो फेज होगा, मतलब जो सॉल्वेंट की प्रावस्था होगी, जनरली हमें यही देखने को मिलेगा कि जो इसका फेज है वही फेज हमारे क्या होगा? सॉल्यूशन का फेज होगा। मतलब सॉल्वेंट का जो फेज है वही फेज हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन का फेज होगा। क्लियर है? तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जो सबसे ज्यादा मात्रा में है या जिसका जो फेज जिस कंपोनेंट का है उस वही क्या बोला जाएगा? सॉल्वेंट बोला जाएगा। ये अपने दिमाग में व्यवस्थित रूप से आप लोग सेट कर लीजिएगा कि या तो अमाउंट मेजरमेंट के हिसाब से कि जिसका मात्रा ज्यादा है उसे सॉल्वेंट बोल देते हैं, या फिर जो फेज है जिसका। जैसे अगर हम सबसे सिंपल उदाहरण लीजिए, एक एग्जांपल है, अगर हम चीनी और पानी का घोल बनाते हैं तो क्या करते हैं? चीनी में पानी को घोलते हैं या पानी में चीनी को घोलते हैं? तो आपका आंसर आएगा कि सर हम तो पानी में, मतलब कि वाटर लेके उसमें डिसॉल्व करते हैं शुगर, पानी में ही चीनी को बोलते हैं। तो उस कंडीशन में जब पानी है और आपका चीनी है, जब सॉल्यूशन बन जाएगा, 1 बिलियन बनेगा इसका, तो क्या होगा? सबसे ज्यादा मात्रा में क्या रहा? पानी।
और बिलियन का फेज, पानी का जो स्टेट है, फेज है, क्या है, लिक्विड है, वाटर। और बिलियन, जो आपका बिलियन बन रहा है, उसका भी फेज क्या है, लिक्विड स्टेट में है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक्सेस मात्रा, ज्यादा मात्रा था पानी, और उसका फेज जो था वो भी बिलियन का था। इसलिए हम लोग वाटर को क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे कि वाटर सॉल्वेंट है और चीनी क्या है, उसमें सॉल्यूट है। क्लियर है। आप लोग कभी घर में चीनी, पानी, नमक, नींबू मिक्स करके शरबत बनाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपने एक शुगर डाला उसमें, वाटर, क्लियर है। उसके बाद क्या किया आपने, सॉल्ट, फिर लेमन। अब इस तरह से 1 2 3 4 तरह से बन गया, ये क्वाटर्नरी सॉल्यूशन हो गया आपका। ठीक है। तो अब इसमें जो वाटर है हमारा सॉल्वेंट होगा, और ये 3 सॉल्यूट हो जाएंगे। क्या होंगे, 3 सॉल्यूट होंगे। लेकिन आपके इस चैप्टर में सिर्फ हमें बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, अब आगे जो भी अध्ययन करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन के लिए पढ़ेंगे। क्लियर है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग तुरंत ग्रुप में मैसेज करके, या पर्सनली फोन पे, या पर्सनली ग्रुप में फोन करके आप लोग बोल सकते हैं कि सर ये चीज मुझे प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है। जैसे अभी बाइनरी के लिए द्विअंगी, हिंदी में होगा द्विअंगी विलयन, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग बुक से भी पढ़ते रहिएगा अपना। तो नेक्स्ट है, अब आपका सॉल्यूशन में सबसे पहले अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो आप डिफिनीशन लिख सकते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स इज नोन एज सॉल्यूशन। क्लियर है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। क्लियर है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं आपको, हो सकता है क्लियर ना, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more component is known as सॉल्यूशन। क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं, हम सॉल्यूशन को कैटेगराइज करेंगे। जैसे जब क्या होता है साइंस में, जब किसी भी टर्म को या किसी भी फैक्ट पे अगर हम डिस्कस करते हैं, विचार करते हैं, मंथन करते हैं, तो हम उसको एक सिस्टमेटिक, साइंस का मतलब ही क्या है कि किसी भी तथ्य के, किसी भी फैक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं तो सिस्टमेटिक तरीका होता है हमारा। जैसे साइंस के डिफिनीशन में ही अगर आता है कि साइंस इज सिस्टमेटिक, वेल टेस्टेड, वेरीफाइड नॉलेज, तो होता क्या है कि सिस्टमेटिक होना चाहिए सॉल्यूशन के बारे में। सिस्टमेटिक, वेल टेस्टेड, मतलब कि जो भी हम बता रहे हैं प्रयोग, वो हमारा क्या होता है चाहिए, वेल एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, और कई बार हम उसको रिपीट कर सके, कई बार टेस्ट कर चुके हैं। और क्या हो, वेरीफाइड हो, हर बार, हर कंडीशन में, हर जगह पे क्या हो, वेरीफाइड हो। तो अब जब हम कैटेगराइजेशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन को कैटेगराइज करने के हमारे 2 बेसिक हो सकते हैं तरीके, जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे। पहला हो सकता है, जैसे हमने क्या लिया, जब सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूट लिया और सॉल्वेंट लिया। ठीक है, ये 2 कंपोनेंट है हमारे। अब जो फर्स्ट होगा, जैसे क्या है, अब सिंपल लॉजिक या उदाहरण लेके मैं चल रहा हूं, एग्जांपल चीनी और पानी का। ठीक है, वाटर एंड शुगर। अब सपोज करिए यहां पे हमारे पास एक कंटेनर है, या पात्र कहिए या बर्तन कहिए। इसमें हमने क्या किया, ये हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड स्टेट में है। क्लियर है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं। किसको, सॉल्यूट मतलब शुगर को। तो जब हम शुगर को डिजोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, होगा जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या आएंगे, इस वाटर में डिजोल्व होंगे। अगर हम इसको सपोज करिए हम सर्किल से डिनोट करते हैं, ऐसे एम्प्टी सर्किल, तो मैंने थोड़े से पहले थोड़ा शुगर लिया, तो उस कंडीशन में पहला जो हमारा है कि कैटेगराइजेशन जब करेंगे तो सॉल्यूट की मात्रा पे करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्यूट की मात्रा पे। कितना हमने सॉल्यूट लिया, थोड़ा, उससे ज्यादा, क्या हुआ, बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो हमें मिलेगा कि सॉल्यूट के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को कैटेगराइज कर सकते हैं। और दूसरा सॉल्वेंट,
क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में हमारे पास दो कंपोनेंट है, तो दो कंपोनेंट को ही वेरी करके हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग फेज या कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अगर हम सॉल्यूट लेते हैं तो सॉल्यूट के कंडीशन में क्या होगा, कंसंट्रेशन वेरी करेगा, हमारा क्या होगा, सांद्रता वेरी करेगा। और जब सॉल्वेंट लेंगे तो सॉल्वेंट के कंडीशन में क्या होगा, उसका फेज वेरी करेगा। फेज मतलब क्योंकि जो सॉल्यूशन का फेज है वही हमारे सॉल्वेंट का फेज है। तो हो सकता है सॉल्वेंट हम सॉलिड लें, लिक्विड लें, गैस लें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन का फेज वेरी करेगा। तो अब नेक्स्ट हम आते हैं, अगर हम सॉल्यूट के बेसिस पे, मतलब कि क्वांटिटी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, अगर हम सॉल्यूट के क्वांटिटी पे इसको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें मिलेगा कि पहला जो आएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन जिसे कहते हैं, क्लियर है, तनु विलयन, जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, बहुत ही अल्प होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, तनु विलयन बोलेंगे। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड के लिए कि हमने क्या किया, जो अभी अल्प मात्रा लिया था उसमें क्या, उसका जस्ट ट्वाइस या थ्राइस कर दिया हमने, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। सांद्र विलयन, जैसे चीनी और पानी का घोल होता है, जब चीनी हल्की होती है तो बोलते हैं कि अरे शरबत बहुत फीका है, चीनी की मात्रा कम है, फिर उसमें क्या करते हैं और चीनी डालते हैं। तो एक कंडीशन होता है कि चीनी जो होता है वो पीने लायक होता है, शरबत जो है पीने लायक होता है, अगर वही चीनी और ज्यादा कर दे तो होता है बहुत मीठा है, अच्छा नहीं लग रहा। उस कंडीशन में क्या होगा कि ज्यादा जब हो जाएगा कंसंट्रेटेड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सेचुरेटेड, और लास्ट है सुपर सेचुरेटेड। संतृप्त और अति संतृप्त, क्लियर है, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त, सुपर सेचुरेटेड। तो आते हैं हमने क्या किया, अल्प मात्रा लिया तो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन बना, क्लियर है। मात्रा को, सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है उसको हमने क्या किया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो उसी कंडीशन में हमारा कंसंट्रेटेड। ध्यान दीजिएगा, ये जो कंटेनर है यहाँ पे जब तनु विलयन में क्या है, मॉलिक्यूल्स। अब हम क्या करेंगे, हमने चीनी और पानी का उदाहरण लिया, तो आपका ध्यान चीनी और पानी पे ना होके यहाँ पे होना चाहिए कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, ज्यादा है, और चीनी के मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है। हमने अल्प लिया था। अब जैसे ही हमने क्या किया कि सपोज करिए, अगर यहाँ पे मैं ये कहूं आपसे कि वाटर के 100 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, और जब मैं डाइल्यूट बना रहा था, एक एवरेज बता रहा हूं कि हमने क्या लिया, लगभग 20 से 25 के बीच में मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के गए हमारे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ। फिर हमने क्या किया, उसको कंसंट्रेट किया। कंसंट्रेट का मतलब कि हमने उसको 50 से नियर अबाउट 80 तक लेके गए हम, तो क्या हुआ, कंसंट्रेटेड हुआ। एक कंडीशन आएगा कि जब हम चीनी को इतना डाल देंगे कि अब वो पानी में उससे ज्यादा नहीं घुलेगा, तो क्या हो जाएगा, वो सेचुरेटेड, मतलब संतृप्त हो गया, वो क्या हो गया, तृप्त हो गया एक तरह से। तो उस कंडीशन में अब एक्सेस अगर हम शुगर डालते हैं तो क्या होगा, बिना घुले रह जाएगा, ठीक है। तो जब टोटल जितना हमारा सॉल्वेंट है, जितनी उसकी कैपेसिटी है डिसॉल्व करने की, घोलने की, अगर उतना सॉल्यूट हमने उसमें डिसॉल्व करा दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूशन है सेचुरेटेड होगा, संतृप्त विलयन होगा। और अगर उससे ज्यादा एक्सेस अति संतृप्त, जब आप कहेंगे, आप तुरंत कंट्राडिक्ट करेंगे मुझे कि सर आपने अभी कहा कि जब टोटल जो डिसॉल्विंग पावर है सॉल्वेंट की, वो टोटल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेता है, तो फिर कैसे वो बाकी आगे भी कैसे डिसॉल्व करेगा। मतलब अति संतृप्त के लिए कब केस आएगा वो, क्योंकि उसने डिसॉल्व तो कर लिया है ऑलरेडी पहले से, सेचुरेटेड में ही, संतृप्त में ही क्या है, वो टोटल नंबर ऑफ जो सॉल्यूट है उसको क्या कर लिया उसने, डिसॉल्व कर लिया, डिसॉल्व पावर उसकी खत्म हो चुकी है। तब मैं बताऊंगा आपसे कि कभी क्या होता है, कभी कभी टेम्परेचर भी वेरी करता रहता है। तो अगर टेम्परेचर वेरी किया हमारे सॉल्यूशन का, तो उस कंडीशन में जो सॉल्वेंट है क्या होगा, आपको पता है कि जो कभी भी किसी भी पदार्थ का, जब मैंने आप लोगों को सॉलिड स्टेट पढ़ाया था तो कहा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या है,
अब वोलेटाइल होते हैं, गति हमेशा गति करते रहते हैं इसमें। तो सॉलिड जब जैसे क्या होगा, सॉलिड है तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को गर्म करेंगे तो मेल्ट करेगा। मतलब मेल्ट करने का क्या हुआ, उसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, बढ़ने लगती है। तो जब डिस्टेंस बढ़ गई तो वो लिक्विड में आया, और ज्यादा बढ़ गई तो वो क्या हो गया, गैसियस फॉर्म में आया। तो ठीक वही केस यहाँ पे होगा, जब इस सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, जब हम टेम्परेचर देंगे, जब ये टेम्परेचर वेरी करेगा, बढ़ेगा, उस कंडीशन में क्या होगा, जो सॉल्वेंट होंगे उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्डिंग डिस्टेंस जो है बढ़ेगा। तो फिर क्या होगा, स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस होगा, जिसमें और डिसॉल्विंग पावर क्या होगी, थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब हमने अब उससे ज्यादा नहीं होना है, अब उससे ज्यादा अगर हम गर्म किए तो क्या हो जाएगा, जो हमारा सॉल्यूशन है वेपर फेज में, मतलब वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, अति संतृप्त, सुपर सैचुरेटेड। मतलब एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है कि उससे ऊपर जैसे ही हमने गर्म किया या जैसे ही सॉल्यूशन बनाया, फिर क्या होगा, हमारा विलयन फॉर्म नहीं होगा, या तो फिर अब पूरी चीनी ही चीनी हमें दिखाई देगी, पानी की मात्रा ही क्या होगी, फिनिश हो जाएगी। उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट दूसरा आते हैं, जो हमारा दूसरा कैटेगराइजेशन का जो दूसरा फॉर्म था, जो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्वेंट, फेज ऑफ सॉल्वेंट। अब बात करते हैं हम जो हमारे सॉल्वेंट है उसके फेज पे। अब देखिए सॉल्वेंट का फेज क्या हो सकता है, अगर हम इधर लिख देते हैं सॉल्वेंट और इधर लिखते हैं सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट अगर हमारा पहला क्या हो, सॉलिड हो, सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है, सॉलिड। सॉलिड चूंकि क्या है, बहुत ही मिनिमम स्मॉल अमाउंट में हम ले रहे हैं, उसका एक्सटेंट क्या है, बहुत ही कम है। तो उस कंडीशन में सॉलिड जो हमारा हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। क्लियर है। मतलब एक बार जब हमने सॉल्वेंट को लिया, सॉल्वेंट को सॉलिड स्टेट में लिया, तो हमारा जो सॉल्यूट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन तरह के हो सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर हमने क्या किया, सॉलिड के बाद लिक्विड ले लिया, तो लिक्विड के केस में भी क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन तरह के आ सकते हैं। फिर गैसियस स्टेट में भी हम लेंगे तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो सॉल्यूट हमारा क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इस तरह से टोटल कितने टाइप्स के, 9 प्रकार के क्या हो सकते हैं हमारे बेसिस ऑफ सॉल्वेंट के जो फेज का, जो सॉल्वेंट का जो फेज है, उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, 9 तरह के सॉल्यूशन बना सकते हैं। मतलब सॉलिड को सॉलिड में घोल के, सॉलिड को लिक्विड में घोल के, सॉलिड को गैस में घोल के, या फिर लिक्विड को लिक्विड, लिक्विड गैस, इस तरह से करके टोटल 9 टाइप्स के हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कैटेगराइजेशन ऑफ सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन को हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फेज और क्वांटिटी के हिसाब से हमने कैटेगराइज कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम, हमारा जो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स सांद्रता। क्लियर है। अब इस सांद्रता के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने कहा कि देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं ये बात, कि जब मैं सॉलिड स्टेट पढ़ाता था तो आप लोगों से कहता था कि जैसे ही मैं किसी यूनिट सेल के बारे में बात करूं तो आपके दिमाग में एक फिगर, क्यूबिक फिगर हो जाना चाहिए, उसके सभी एजेस पे क्या हो, एटम्स ऑलरेडी सेट हो। अब मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं तो आपके दिमाग में जैसे ही मैं कोई भी टर्म लूं तो आपके दिमाग में ये एक फिगर आ जाना चाहिए कि हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा क्या है, सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल है और सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सांद्रता के लिए, तो सांद्रता टर्म को हम क्या करेंगे, कैसे समझेंगे कि क्या होता है सांद्रता। एक नई चीज सर ने लाके यहाँ पे रख दी, सांद्रता, कंसंट्रेशन, क्या है सांद्रता। तो जब हम पढ़ रहे हैं साइंस, साइंटिफिक वे में हमें क्या है, किसी भी टर्म को साइंटिफिक वे में कहना है, साइंटिफिक तरीके से बात करनी है। तो उस कंडीशन में अब जब हम सांद्रता लेंगे तो हम ऐसे नहीं कहेंगे हमने चीनी लिया, पानी में घोल दिया। ये उस विलयन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है कि हमने कितना पानी लिया था, कितना चीनी लिया था, कैसे घोला था। ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम ये कहें कि हमने 100 ml वाटर लिया था और उसमें 10 ग्राम क्या किया, चीनी डिजोल्व किया। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा 10 ग्राम प्रति 100 ml विलयन है। क्या है, 10 ग्राम
प्रति 100 ml विलियन है। तो हमने क्या किया, इसके टर्म को, इसमें जो विलियन है हमारा पूरी जानकारी दे रहा है कि 10 ग्राम चीनी है, 100 ग्राम या 100 ml हमारा क्या है, वाटर डिजॉल्व है। तो उस कंडीशन में ये जानकारी दे रहा है इस बिलियन के बारे में। तो वही है कि जो टर्म विच डिफाइंस द क्वांटिटी एक्सटेंट ऑफ द सॉल्यूशन, वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन है कि हमने कितनी मात्रा में सॉल्यूट लिया, कितनी मात्रा में सॉल्वेंट लिया, उसको ये क्या करेगा, ये टर्म डिफाइन करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन इज द टर्म विच डिफाइन द एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि हमने कितनी मात्रा में सॉल्यूट लिया, कितनी मात्रा में सॉल्वेंट लिया। क्लियर है। तो अब हम आते हैं सांद्रता को। देखिए जैसा कि अभी हमने यहाँ पे शुगर के लिए बात किया कि चीनी है, जैसे आपको पता है C6H12O6, ग्लूकोज फ्रक्टोज सबका सूत्र समान है। तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में मोल्स भी ले सकते हैं, ग्राम भी ले सकते हैं, लीटर भी ले सकते हैं, मिलीलीटर भी ले सकते हैं, या ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी ले सकते हैं, मोल्स भी ले सकते हैं, मोललता और नॉर्मलता, ये जो कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए टर्म्स हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसी में। तो जो सबसे पहला है परसेंटेज पे, जैसा कि अगर हम बात करें मास परसेंटेज के लिए, तो हम क्या लिख देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। ध्यान दीजिएगा, आपसे सॉल्यूशन को हम ऐसे डिनोट करेंगे, मतलब क्या है कि सॉल्यूशन बार लिखने के लिए हम SOLN कर देंगे। क्लियर है। तो एक डिनोट करने का लिए एक शॉर्टकट तरीका है सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, अब मल्टीप्लाई बाय 100, चूंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस कंडीशन में हमारा मास परसेंटेज क्या हो जाएगा कि 100 ग्राम में जो सॉल्यूट को हमने क्या किया, डिजोल्व किया, वो हमारा क्या हो जाएगा, उसी का परसेंटेज ही क्या है, हमारा मास परसेंटेज है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयतन प्रतिशत। अभी हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्या किया, मास में लिया था, द्रव्यमान में लिया था, अब हम क्या लेंगे, उसका वॉल्यूम लेंगे। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, ये मास परसेंटेज हटके वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशत। अब इसमें जो हमने ग्राम में लिया था वो यूनिट क्या हो जाएगी, ml और ml। सेम कंडीशन, नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज, या परसेंटेज वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा तीसरा है ये, अभी हमने मास परसेंटेज पढ़ा, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा, अब तीसरा मास वॉल्यूम, दोनों को क्या करेंगे हम, कोरिलेट कर देंगे, मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है। तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो नया फार्मूला बनेगा, सॉल्यूट को क्या करेंगे, क्योंकि द्रव्यमान मास वॉल्यूम परसेंटेज है, तो हम सॉल्यूट को द्रव्यमान में लिए, सॉल्यूशन को क्या लिया हमने, वॉल्यूम मिलीलीटर में लिया हमने। तो मास ऑफ सॉल्यूट और क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंटेज है तो 100 से क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फार्मूला हो गया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उथल पुथल मचा रहा होगा कि सर जब बात सांद्रता की ही हो रही है तो हम इतने सारे टर्म क्यों पढ़े, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, नॉर्मलिटी, मोलरिटी। तो मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दूं कि अभी जब हमने कैटेगराइज किया है तो अभी देखा कि फेज के आधार पे 9 तरह के बन रहे थे। तो 9 तरह के कहने का मतलब क्या है कि हमारा सॉल्यूट जो है, कभी ये सॉलिड में होगा तो हम ग्राम में लेंगे, लिक्विड होगा तो ml में ले सकते हैं, गैस होगा तो मोल्स में ले सकते हैं, या उसको भी ml में या लीटर में ले सकते हैं। तो डिफरेंट फेज होने के कारण हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन के डिफरेंट तरीके सीख रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या मेजर करने के लिए। क्लियर है। तो अब नेक्स्ट हमारा है कंसंट्रेशन से रिलेटेड चौथा टॉपिक, पार्ट पर मिलियन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसको पीपीएम भी बोलते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि
पार्ट के बारे में, मतलब गैसों के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब हम मॉलिक्यूल्स लेवल पे जब गैसों का मिक्सचर बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, आपको पता ही होगा अवोगाड्रो नंबर के बराबर एक मोल में जो गैस के अणुओं की या किसी भी पदार्थ के अणुओं की संख्या, अगर एक मोल कोई पदार्थ लेते हैं तो उसके अणुओं की संख्या क्या होती है, अवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब जब हम पार्ट्स लेंगे, मॉलिक्यूल्स लेंगे, तो पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में अगर कोई सोल्यूशन है, उसके 1 मिलियन पार्ट्स में कितना पार्ट जो क्या है सॉल्यूट है, उसके बारे में कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लेते हैं, पीपीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, पीपीएम लेते हैं। तो सिंपल क्या करेंगे हम, अगर लिखें इसको, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। अब क्या करेंगे, 1 मिलियन में कितने होते हैं हमारे, 10⁶, 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन। क्लियर है। तो हमने क्या किया, उसको 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या आएगा, जो भी पार्ट्स आएंगे वो हमारे पीपीएम में आएगा। ये वैल्यू किस में आएगा, हमारा पीपीएम में आएगा। क्लियर है। क्योंकि हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को काउंट तो कर नहीं सकते। क्लियर है। तो हम उस कोई भी अगर सॉल्यूट या सॉल्वेंट है उसको ग्राम में हम मेजर कर सकते हैं आसानी से। तो इसलिए हमने अब क्या किया, यहाँ 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया कि हम मिलियंस में हम काउंट ना करके सीधे हम क्या कर सकते हैं, उस वैल्यू को कन्वर्ट कर दे रहे हैं मिलियंस, पीपीएम में। क्लियर है। नेक्स्ट, ये चौथा था। नेक्स्ट आता है पांचवा। पांचवा हमारा ग्राम पर लीटर। 5 नंबर है, ग्राम पर लीटर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो समझ सकते हैं कि 1 लीटर में कितना ग्राम है। ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं और सॉल्वेंट 1 लीटर ले रहे हैं और सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है हम 10 ग्राम लेते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि 10 ग्राम प्रति लीटर का हमने क्या किया है, बिलियन बनाया है। 100 ग्राम लिया तो 100 ग्राम प्रति लीटर बनाया हमने। अगर 5 लीटर लिया और हमने क्या किया, 100 ग्राम डाल दिया, तो क्या होगा, 5 लीटर लिया है ना, तो 1 लीटर के लिए क्या करेंगे हम, 5 से डिवाइड कर देंगे उसको। तो 100 ग्राम है तो 20 ग्राम आया, तो 20 ग्राम प्रति लीटर बिलियन हमारा बन गया। तो इस तरह से कंसंट्रेशन को डिफाइन करने का एक जो सबसे जनरल वे है, हमारे दैनिक जीवन में यूज भी होता है लाइफ में। तो जनरली क्या हो जाएगा कि अगर हम इसका क्या है फॉर्मूला लिखें तो क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और नीचे क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है। अब ये 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर जितना भी होगा हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं। और जब बात करेंगे डिफिनीशन की ग्राम प्रति लीटर का, तो डिफिनीशन जनरली क्या हो जाएगा आपका, 1 लीटर में विलय की वह मात्रा जो 1 लीटर बिलियन में क्या होती है, गोली जाती है, वही क्या कहलाएगा, उसका ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम नॉर्मेलिटी। ग्राम पर लीटर के बाद हमारा जो नया टर्म है नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी। नॉर्मलता, ध्यान दीजिएगा, ये टर्म ऐसे होते हैं कि जो अक्सर एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिर्फ कंसंट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नॉर्मल, 1 नॉर्मल, 2 नॉर्मल या पॉइंट में कि इतने नॉर्मल बिलियन को हम क्या कर सकते हैं, मोलर बिलियन में कैसे कर लो, उसकी को जो कंसंट्रेशन है उसको हम मोलरिटी में या मोलैलिटी में या नॉर्मलिटी में कैसे एक दूसरे में इंटरचेंज करके या एक्सचेंज करेंगे, बनाएंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो नॉर्मलिटी है पहले इसको समझते हैं, क्या होता है नॉर्मलता। तो नॉर्मलता को समझने से पहले ग्राम तुल्यांक भार या तुल्यांक भार समझ लीजिए। ये आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं मिलेगा, इसको यहां से पढ़ सकते हैं या अदर बुक में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, तुल्यांकी भार। जनरली जब स्टार्टिंग में इन सब कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज किया जाता था, अब तो मोलैलिटी की ही ज्यादा यूज होती है। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है कि किसी, जब हम अम्ल या क्षार का कोई विलयन बनाते हैं,
ठीक है, या अम्ल का तुल्यांकी भार लेना है हमें, तो जो उसकी क्षारकता होती है या अम्लता होती है, जब उसके नंबर से क्या कर सकते हैं हम उसको डिवाइड कर देते हैं, तो जो वैल्यू मिलती है वही हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। क्यों जरूरत क्या पड़ी डिवाइड करने की, जैसे अगर मान लीजिए HCl है, तो HCl की क्षारकता या अम्लता क्या है, सिर्फ एक है, एक हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। अगर जल में या कहीं उसको लवण से अगर अम्ल है, तो अगर उसको क्या कर सकते हैं, क्षार से जब क्रिया कराते हैं, लवण बनाता है, तो उस कंडीशन में क्या है, वो ओनली एक हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। कभी कभी क्या होता है, जो द्विअणुक होते हैं कि जो दो हाइड्रोजन विस्थापित करेंगे, जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो उस कंडीशन में क्या होगी, उसकी जो अम्लता है वो दो से बनी हुई है ना, दो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर रहा है। वो एक दिखने में तो एक है मॉलिक्यूल, लेकिन वो क्या कर रहा है, दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है। तो उस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं हम, क्या कर सकते हैं, उसकी जो अम्लता होती है, क्षारकता होती है, उससे क्या कर सकते हैं हम डिवाइड कर देते हैं। मतलब एक अणु की अम्लता के लिए निकालते हैं या एक परमाणु की अम्लता को निकालते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा क्या आता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट आता है। क्लियर है। अब हम आते हैं नॉर्मलता के लिए। तो नॉर्मलता हमारा ये कहता है कि 1 लीटर पानी में किसी भी पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, क्या ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो डिजोल्व की जाती है, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट वेट नहीं, हम क्या हम निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसको क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे उसके ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर टी। तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा, इसके लिए जो फार्मूला बनेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, लीटर में होगा। तो इस तरह से जो बिलियन बनेगा हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मलता या नॉर्मलिटी बोली जाएगी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो ये ध्यान दीजिएगा, डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एन से। और 1 लीटर बिलियन में किसी पदार्थ के या विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही उस बिलियन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता। अगर नॉर्मलता की परिभाषा पूछी जाए आपसे, तो किसी बिलियन के या किसी 1 लीटर विलायक या बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही क्या कहलाती है, उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। अब अगर हम इसको और इसको जैसे ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, अगर आपके ना समझ में आया हो तो इसको मैं बता रहा हूं कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को फार्मूले से हम रिप्रेजेंट करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट क्लियर है। उसके बाद इक्विवेलेंट वेट से क्या कर देंगे, हम उसको डिवाइड कर देंगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है, ये हो गया। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कर देंगे, या इसके नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कर देंगे। यहां पे जैसे मैंने कर दिया अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो अब ये एक ब्रैकेट में होके नेक्स्ट आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है। तो ये नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारा। क्लियर है। अगर जिसको नहीं समझ में आएगा हमें व्हाट्सएप पे ग्रुप में या फोन के जरिए बता देंगे कि सर नॉर्मलिटी मुझे समझ में नहीं आई, या इस वीडियो का कोई भी टॉपिक ना समझ में आया तो हमें आप क्या करेंगे, मैसेज करके पूछ लेंगे, या कोई भी तरीका है, चाहे फोन कॉल्स के जरिए या जैसा भी आपको उचित लगे कि सर हमें ये चीज नहीं समझ में आया, उसको नोट कर लीजिएगा। कभी विद्यालय पे आइएगा तो पूछ लीजिएगा, मतलब डाउट जरूर क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक
नॉर्मलिटी के बाद मोलैरिटी, इसको ग्राम मॉलिक्यूलरिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलरिटी मतलब ग्राम आणविकता, और मोलरिटी मतलब मोलरता। क्लियर है? मोलरता या ग्राम आणविकता। अब ध्यान दीजिए इस पे, मोलरिटी या ग्राम मॉलिक्यूलरिटी क्यों कहा गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका फार्मूला लिखता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। मतलब 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के पदार्थ के मोलों की संख्या ही उस विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। क्लियर है? अब ग्राम आणविकता क्यों कहते हैं इसे? दूसरा नाम मैंने लिखा है ग्राम आणविकता। ग्राम आणविकता क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, बिलियन के मोलों की संख्या। मोल्स के लिए आपको फर्स्ट ईयर में बताया गया होगा, 11वें में यहां पे भी बता दे रहा हूं। मोल्स को ही ग्राम आणविकता बोलते हैं। जैसे कि किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ है, ठोस द्रव गैस, उसका 1 मोल का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों को सिंपल लॉजिक में, जैसे 1 दर्जन, 1 किलो, 1 किलो में मतलब 1000 ग्राम, 1 दर्जन में मतलब 12 वस्तुएं होता है ना। 1 पेयर का मतलब 2 वस्तुएं। तो इसी तरह से 1 मोल एक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बनाया गया कि अगर कोई यौगिक है तो वो मॉलिक्यूल्स में मिलेंगे, अगर कोई तत्व है तो क्या होगा उसमें? परमाणु मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे। तो उसके 1 मोल मतलब अवोगाद्रो नंबर क्या होगा? अवोगाद्रो नंबर के बराबर होगा 1 मोल। उतने अणुओं की संख्या जो है उनका अगर हम द्रव्यमान लेते हैं तो वो 1 मोल द्रव्यमान हो जाएगा, या 1 ग्राम, मतलब कि उसका ग्राम में मात्रा हो जाएगी अणुओं की, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्राम आणविकता बोलेंगे। क्लियर है? एक फिक्स हमने क्या किया? अवोगाद्रो नंबर के बराबर डेफिनिट एक वैल्यू फिक्स कर दी हमने। तो यहां पे आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल्स के लिए अगर हम देखें तो मोल्स के लिए क्या कर सकते हैं? जो किसी भी पदार्थ का मोल अगर हमें निकालना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए NaCl है, NaCl का मोल वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे? जो उसका ग्राम में मात्रा दिया है हमारे पास, अगर हम W से डिनोट करते हैं, और उसका मॉलिक्यूलर वेट, क्या मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, अगर एटम्स में है तो भी, या अगर वो कंपाउंड है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? उसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट से क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, W/m कर देते हैं उसको। क्लियर है? तो जैसे सिंपल अगर मैं आपसे ये कहूं मोल्स को, कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए, अगर किसी को डाउट हो तो, अगर हमारा H2O है, क्या है? H2O, और हमने ये कहा कि हमने क्या लिया? 18 ग्राम, क्या लिया? 18 ग्राम H2O लिया। कितना? 18 ग्राम। तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, कितना मोल H2O लिया हमने, तो हम क्या करेंगे? मोल्स ऑफ H2O के लिए 18 ग्राम डिवाइडेड बाई इसका जो अणुभार होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा, क्या होगा? हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का जो होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस 1 ऑक्सीजन का 18 होता है, तो इस तरह से 16 होता है, सॉरी 16 होता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? 18 डिवाइडेड बाई 18 क्या हो जाएगा? 1 मोल। मतलब 18 ग्राम H2O को हम क्या बोल सकते हैं? 1 मोल बोल सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे? मोलरता निकालेंगे, मोलरिटी। तो मोलरिटी के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलरिटी। मोललता, ध्यान दीजिएगा, मोलरिटी, मोललिटी, मोललता है वो, यहां र और ल का फर्क होता है बस।
एल और आर का फर्क होता है यहाँ पे, ठीक है। अब बदलाव क्या होगा उसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, वहां पे लीटर था, मोलरिटी में क्या था, लीटर था, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे क्या होगा, उसका वेट होगा, किलो होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, किलोग्राम। 1 किलोग्राम बिलियन में उपस्थित बिलियन के मोलों की संख्या ही क्या कहलाएगी, उसकी बिलियन की मोललता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मोललता कहलाएगी। क्लियर है। अब मोल्स के बारे में मैंने बता ही दिया है, और पहले लीटर था, अब ये क्या हो गया, किलोग्राम हो गया। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, मोलैलिटी हो गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेलिटी, मतलब फॉर्मलता। फॉर्मलता का मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने पढ़ा मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या या ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उसी तरह से नंबर ऑफ फार्मूला मास, फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इन लीटर। अब इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फार्मूला मास। फार्मूला मास मतलब कि सिंपल, अगर हम क्या लेते हैं, जैसे अभी हमने H2O का बताया, सबसे सिंपल उदाहरण लेके, अगर हम H2O लेते हैं और हमने क्या कहा कि फार्मूला, इसका फार्मूला क्या है, H2O। अब इसका फार्मूला मास क्या होगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन ऐड कर दिया 18 ग्राम हो गया। तो इसका मतलब फार्मूला मास क्या हुआ, 18 ग्राम। और अगर मैं ये कहूं मैंने 36 ग्राम H2O लिया था, क्या लिया था, 36 ग्राम H2O लिया था, तो उस कंडीशन में इसके फार्मूला मास से हम डिवाइड करेंगे 36 ग्राम को, तो क्या आ जाएगा 2। तो नंबर ऑफ फार्मूला मास इस 36 ग्राम में H2O का नंबर ऑफ फार्मूला मास क्या आएगा, 2 आएगा। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और 1 लीटर पानी में डिजॉल्व किया तो उसकी फार्मलता क्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी। क्लियर है। तो ये भी टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, मोल फ्रैक्शन। आज जब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की, मतलब मोल प्रभाग। अब चूंकि बात कर ही रहे हैं मोल प्रभाग की, तो मोल हमने समझा ही दिया, फ्रैक्शन मतलब क्या है, हिस्सा। तो अगर हम क्या करते हैं, सॉल्यूट लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, और उसमें क्या बनता है हमारा, सॉल्यूशन बनता है। तो उस कंडीशन में अगर इसके मोल्स की संख्या Na है, इसके मोल्स की संख्या Nb है, और यहाँ पे हमारा NaB बन रहा है, मोल्स बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम कहें कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बताइए, मतलब विलेय के मोल प्रभाज का मान बताइए, तो Na अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, मान लीजिए अगर हम लिखते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ Na या सॉल्यूट, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू Na विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ये क्या कहलाएगा, हमारा मोल फ्रैक्शन कहलाएगा, मतलब उसका भाग, कितना भाग लिया गया है। एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट होंगे, अगर Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb है, सिंपल एक इंटरेस्टिंग केस निकल के आता है कि अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन को हम लोग जाई या एक्स कर देते हैं, कभी कभी XA लिखते हैं, तो Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb कर देते हैं। तो अगर हम दूसरा अगर XB लिखें, क्या लिखें, B के लिए लिखें सेम चीज, तो Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb होगा। अब हमारा एक नया रिजल्ट मिलता है कि XA प्लस XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स होता है हमेशा किसके, Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb को ऐड कर देंगे अगर हम, तो क्या मिलेगा हमें, वैल्यू इसकी सॉल्व होके 1 के बराबर आएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट
सॉरी ये बी है, वो क्या हो जाएगा इक्वल्स, हमेशा अगर ऐड कर देंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम मास फ्रैक्शन। तो जैसा कि हमने अभी मोल्स के बारे में मोल फ्रैक्शन पढ़ा, अब अगर हम मास फ्रैक्शन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो द्रव्यमान प्रभाज, सिंपल लॉजिक, जहां हमने मोल्स लिखा था वहां हम क्या कर देंगे मास से उसको क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे। अगर मास अगर हम लिखते हैं एम ए और दूसरे को क्या कर सकते हैं एम बी लिख रहे हैं और सॉल्यूशन हमारा बन रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन की तरह आपका मास फ्रैक्शन भी हो जाएगा। क्लियर है। तो ये वीडियो कंसंट्रेशन से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स सारे टर्म्स मैंने बता दिए हैं। अब एक बचता है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, तो अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। तब तक आप लोग इस पूरे वीडियो को रिवाइज करके रिवीजन करके अच्छे से देखिए, जो चीज ना समझ में आए हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि रिलेशन क्या होता है और बाकी डिफरेंट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। क्लियर है। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।